हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 16 SK22। An 18-year-old unmarried girl presents with cyclic lower abdominal pain for 2 years। ठीक है, cyclic lower abdominal pain है 2 years के लिए, मीनार की नहीं है। ऑन एग्ज़ाम अ बल्जिंग ब्लूइश मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है। तो बल्जिंग ब्लूइश मेम्ब्रेन इंडिकेट्स टूवर्ड्स imperforate hymen। ठीक है, तो यूट्रस इज स्लाइटली इनलार्ज, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। तो इसमें आपने मैनेजमेंट क्या करनी है, तो आपने हाइमेनेक्टमी या हाइमेनोटमी करनी है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, फिर है आफ्टर अ वेडिंग सेवरल गेस्ट डेवलप फूड पॉइजनिंग, इन्वेस्टिगेशन कंपेयर दोज हु एट मेन्यू आइटम्स वर्सेस दोज हु डिड नॉट आइडेंटिफाई द सोर्स। तो ये कौन से टाइप की स्टडी है, दिस इज़ अ केस ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, इसमें सेवरल गेस्ट थे जिनको फूड पॉइजनिंग हुई और उनको कंपेयर किया गया विद स्पेसिफिक मेन्यू आइटम्स, और जिसमें आपको सोर्स भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो दिस इज़ अ कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी में पार्टिसिपेंट जो है वो क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेस ऑफ एक्सपोजर, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड कंज्यूम्ड एंड फॉलो टू डिटरमिन द आउटकम। तो हम एक चीज़ को कंज्यूम करते हैं, एक्सपोजर टू आउटकम जब हम देखते हैं, दैट इज़ कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, तो दिस इज़ फूड बॉर्न आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। फिर है न्यू बॉर्न प्रेजेंट्स विद इंटेस्टाइनल लूप प्रोट्रूडिंग थ्रू एन एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट लोकेटेड एट द राइट अम्बलाइकस विद नो कवरिंग मेम्ब्रेन। तो इसका डायग्नोसिस क्या हुआ, जब भी आपके साथ अम्बलाइकस से एक डिफेक्ट बाहर की तरफ आया होता है और इट इज़ नॉट कवर बाय मेम्ब्रेन, तो ये गैस्ट्रोस्कीसिस है। अगर इट इज़ कवर्ड बाय मेम्ब्रेन तो इट इज़ कॉल्ड ओम्फेलोसील, उसको हम कहते हैं ओम्फेलोसील। फिर इसके बाद है विच फीचर बेस्ट डिफरेंशिएट गैस्ट्रोस्कीसिस फ्रॉम ओम्फेलोसील। तो ये वही एक बात है, प्रेजेंस ऑफ कवरिंग सैक होगा। A patient presents with persistent nocturnal dry cough. Which drug is most appropriate for symptomatic relief? तो पेशेंट को persistent nocturnal cough है, उसको आपने क्या चीज़ देना है सिम्टम्स के लिए, तो यू हैव टू गिव डेक्स्ट्रोमेटोरफान। तो ये आप याद कर लो कि नॉक्टर्नल ड्राई कफ में हम देते हैं डेक्स्ट्रोमेटोरफान, डेक्स्ट्रोमेटोरफान। अच्छा, vaginal bleeding occurs in early pregnancy, but the cervical os is closed and fetal cardiac activity is present. तो इसका डायग्नोस क्या है, तो द डायग्नोज हेयर इज़ योर थ्रेटन्ड मिसकैरेज। जब भी विजाइनल ब्लीडिंग हो इन अर्ली प्रेगनेंसी लेकिन सर्वाइकल ऑस आपके साथ क्लोज है और इसमें फीटल कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट हो, तो ये मेन दो की वर्ड्स हैं, सर्वाइकल ऑस बंद होगा और फीटल कार्डिक एक्टिविटी होगी, तो उसको हम कहते हैं थ्रेटन्ड मिसकैरेज। विच प्रैक्टिस इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर न्यू बॉर्न। तो न्यू बॉर्न के लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है दैट इज़ डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग। आपने डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग करनी है फॉर 1 to 3 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स के लिए नहीं, 1 आवर के लिए नहीं, 1 to 3 मिनट्स के लिए करनी है। इम्प्रूव आयरन स्टोर्स एंड रिड्यूसेस एनीमिया। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिम्फेटिक फिलेरिएसिस। तो लिम्फेटिक फिलेरिएसिस के लिए हम क्या देते हैं, ये आप याद करें, SK21 में भी ये आया है, इसमें हम डाई इथाइल कार्बामजीन देंगे। ठीक है, फिलेरिएसिस में। फिर है विच ग्राफ इज़ बेस्ट यूज टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूस डेटा सच एज हाइट। तो हाइट के लिए हम कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे, दैट इज़ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आप यूज़ करते हो फॉर हाइट। विच ड्रग कैन बी यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ SIADH। तो SIADH की मैनेजमेंट में हम फ्यूरोसमाइड यूज़ कर सकते हैं। डिमिक्लोसाइक्लिन, इट रिड्यूसेस किडनी रिस्पॉन्स टू ADH। टोलवेप्टेन जो है V2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। यूरिया इफेक्टिव ऑस्मोल फ्यूरोसमाइड टू एक्सक्रीट फ्री वाटर कंबाइन सॉल्ट टैबलेट्स। फिर है वुमेन विद प्रीवियस स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। वुमेन को स्लीव गैस्ट्रेक्टमी हुई है और नाउ शी प्लान्स फॉर प्रेगनेंसी, शी शुड बी काउंसल्ड अबाउट द रिस्क ऑफ। तो उसको किस चीज़ का रिस्क हो सकता है, उसको रिस्क होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का, क्योंकि फोलेट की डिफिशेंसी होगी। जब उसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो टर्मिनल इलियम जूजनम आपके साथ उसमें रिमूव हुआ है, जूजनम में फोलेट की एब्जॉर्प्शन होती है, तो उसकी वजह से फोलेट डिफिशेंसी होगी एंड इट कैन लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन द बेबी। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ चेस्ट वॉल सेगमेंट आफ्टर ट्रॉमा सजेस्ट।
तो पैराडॉक्सिकल मूवमेंट जब भी आ जाए, ये इसका कीवर्ड है। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट हम फ्लाइल चेस्ट में देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी फ्लाइल चेस्ट। ये टिपिकल कीवर्ड है फॉर फ्लाइल चेस्ट, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट, जिसको हम फ्री फ्लोटिंग सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। वो फ्री फ्लोटिंग सेगमेंट आपके साथ पैराडॉक्सिकली मूव करता है। 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड पेरिफेरल स्मीयर शोज माइलोब्लास्ट एंड और रॉड्स। तो जब भी आपके साथ माइलोब्लास्ट है, साथ में और रॉड्स आए, ये कौन से टाइप का ल्यूकीमिया है? माइलोब्लास्ट है तो माइलॉइड होगा, ठीक है। अभी 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है तो एएमएल आपके साथ जो है, सॉरी ये आपके साथ ऑप्शन नंबर ए, हाँ एएमएल आ सकता है, ठीक है। और रॉड्स वगैरह ये एएलएल तो नहीं हो सकता क्योंकि वो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, एएमएल ही होगा। और बच्चों में आपके साथ एक्यूट एएमएल होता है। इसके अलावा और रॉड्स भी आपको एएमएल में स्मच सेल्स भी यहाँ पे नज़र आते हैं। सीएमएल में आपके साथ क्रेजी मैसिव लार्ज स्प्लिनोमेगेली होगी। और रॉड्स नीडल लाइक एजीरोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं माइलोब्लास्ट में, और ये आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फॉर एएमएल, स्पेशली एपीएल। पेशेंट हैज़ पफी स्किन एंड होर्स वॉइस। प्लाज्मा टीएसएच कंसंट्रेशन लो है बट इंक्रीज मार्कली व्हेन शी इज़ गिवन टीआरएच, शी प्रॉबली हैज़। तो मैंने ये आपको पहले कहा था कि टीएसएच लो है और टीआरएच के बाद वो मार्कली इंक्रीज हुआ। लो अगर दोनों हाई होते फिर थायराइड में प्रॉब्लम होता, एक लो है दूसरा हाई है तो इट इज़ प्रॉब्लम इन हाइपोथैलेमस। तो ये आपके साथ ऑप्शन नंबर सी है, हाइपरथायरॉयडिज्म विद प्रॉब्लम इन, सॉरी ये आपके साथ हाइपर नहीं हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाँ हाइपोथायरॉयडिज्म। पफी स्किन और हॉर्स वॉइस आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में मिलते हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म है और हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। एडिमा फ्लूइड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन कौन सा है? तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। एडिमा फ्लूइड एक्सुडेट होता है आपके साथ। 55-year-old man with long history of cigarette smoking develops chronic cough and weight loss. He is diagnosed with squamous cell carcinoma of the lung. Which of the following is the most likely carcinogen responsible for this malignancy? तो इस malignancy के लिए जो responsible है that is polycyclic aromatic hydrocarbons। जो बेंज एंथ्रेसीन है स्किन कैंसर कॉज करता है, बेंज पायरीन लंग कैंसर कॉज करेगा, एरोमेटिक एमाइंस और एजोडाई नेफ्थलीन ब्लैडर कैंसर कॉज करता है, नेचुरल प्लांट में एफ्लाटॉक्सिन होता है जो लिवर कार्सिनोमा कॉज करवाता है। Woman had postpartum hemorrhage requiring 6 units of blood in her previous pregnancy. She now presents with failure to lactate. अभी वो लैक्टेशन नहीं कर सकती, तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? ये आपके साथ एंटीरियर पिट्यूटरी की नेक्रोसिस है, क्योंकि प्रोलेक्टिन रिलीज़ नहीं हो रहा। तो दैट इज़ सिवियर पोस्टमार्टम हेमोरेज में इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है एंटीरियर पिट्यूटरी की, और इसकी वजह से फेलियर ऑफ लैक्टेशन होता है जिसे हम शीहान सिंड्रोम कहते हैं। A postmenopausal woman with elevated serum calcium level is diagnosed with osteoporosis. Which of the following is the most appropriate treatment? Osteoporosis के लिए सबसे appropriate treatment क्या है? That is option B, alendronate. Postmenopausal woman undergoes transvaginal ultrasound showing endometrial thickness of 9 into 19 millimeter. She's not on hormone therapy. What is the next step? Final diagnosis most consistent with this finding. तो इसमें endometrial hyperplasia हुई है या malignancy की बात है। A couple is on ovulation induction for 3 months. They want to know the fate of all developing follicles. Which of the following best describes their outcome? तो इसका best outcome क्या है कि it undergoes atresia, option B. In twin gestation, one fetus is noted to have significantly lower amniotic fluid index of 4 AFI compared to the other twin. एक का AFI 12 है, दूसरे का 4 है। सेकंड बेबी में आपको IUGR नज़र आ रहा है। सिम्फिसियो फ्यूबल हाइट जो है उसमें 34 वीक्स की है। तो इसमें किस चीज़ का रिस्क हो सकता है? देयर इज़ अ रिस्क ऑफ twin transfusion syndrome, option A. 64-year-old female with fatigue, easy bruisability after small cuts and recurrent infection alongside fever है, from 2 weeks भी है, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आपको ब्लास्ट सेल्स और बॉडीज़ इन स्मीयर नज़र आ रहे हैं। व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोज? तो और रॉड्स और ये चीज़ें आपको मिलती हैं AML में, ये फिर से रिपीट है। A young female presents with recurrent second trimester abortion.
और इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे टू डायग्नोज, टू कंफर्म द डायग्नोज, ठीक है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में रिकरेंट एबॉर्शंस हो रहे हैं, डू लूपस एंटीकोगुलेंट, ऑप्शन ई, क्योंकि ये एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, रिकरेंट एबॉर्शन उसमें होते हैं और ये आपके साथ एसोसिएटेड होता है लूपस एंटीकोगुलेंट के साथ, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी के साथ और एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 एंटीबॉडी के साथ। तो ये एंटी फॉस्फोलिपिड इन तीनों के साथ एसोसिएटेड होता है, ये आपने याद रखना है। वेयर डू मोस्ट पल्मोनरी एम्बुलाई ओरिजिनेट, तो सारे के सारे पल्मोनरी एम्बुलाई कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये उनकी ओरिजिन होती है डीप वेन्स ऑफ द लेग, और ये आपके साथ लॉज होते हैं इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। लॉज की बात आ जाए तो उसमें आपने पल्मोनरी आर्टरी लिखना है, लेकिन ओरिजिनेट की बात आ जाए तो डीप वेन्स ऑफ द लेग से इनका ओरिजिन होता है। व्हाट इज़ द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर अल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, तो अल्डोस्टेरोन किस चीज़ की वजह से आपके साथ सबसे ज़्यादा सिक्रीट होगा, दैट इज़ ड्यू टू हाइपरकेलीमिया। जब पोटाशियम का लेवल ज़्यादा होगा तो इसमें सबसे ज़्यादा ये मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस है अल्डोस्टेरोन सिक्रीशन के लिए। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद ब्लीडिंग, इंटैक्ट फीटल हार्ट रेट एंड ओपन सर्वाइकल ऑस है, तो ये कौन से टाइप का मिसकैरेज है, इसमें ब्लीडिंग है, फीटल हार्ट रेट आपके साथ इंटैक्ट है और सर्वाइकल ऑस ओपन है, तो ये आपके साथ इसको हम कहते हैं इनएविटेबल मिसकैरेज, ऑप्शन बी, इनएविटेबल मिसकैरेज। इनएविटेबल क्या होता है, जिसमें सर्वाइकल ऑस ओपन होगा, ब्लीडिंग भी होगा और आपके साथ viable fetus indicates an inevitable miscarriage. Patient has atrial septal defect, ASD है पेशेंट को, तो इसमें कौन सा फोरामेन ओवेल इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्विंग द फोरामेन ओवेल, तो ये आपके साथ ऑस्टियम प्राइमम और सॉरी ऑस्टियम सेकेंडम ASD होता है। A patient has amenorrhea, no intrauterine sac on ultrasound and raised beta HCG levels. What is the diagnosis? तो बीटा HCG भी ज़्यादा है और आपके साथ एमेनूरिया वगैरह है, तो ये आपके साथ मोलर इक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ जा रहा है। रेज बीटा HCG जिसमें नो इंट्रायूट्राइन गेस्टेशनल सैक होगा, तो ये आपके साथ क्या सजेस्ट करेगा, इट विल सजेस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आफ्टर टेकिंग एंटी मलेरियल ड्रग्स a patient develop hemolysis with hemoglobin 7, what is the likely cause? एंटी मलेरियल ड्रग पेशेंट ने खा लिया, उसके बाद उसको हेमोलिसिस हुई, दिस इज़ G6PD डिफिशेंसी। पेन ड्यूरिंग मेंसेस साइकिल इज़ मोस्ट लाइकली कॉज बाय विच कंडीशन, मेंसेस साइकिल में पेन किस वजह से आपके साथ कॉज होता है, ये आपके साथ ड्यू टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस। पेन ड्यूरिंग मेंसेस साइकिल किस वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस, ये याद रखना है, एंडोमेट्रियोसिस। तो पेन आपके साथ होगा ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस। अ पेशेंट हैज़ बोथ सबम्यूकोजल इंट्राम्यूरल यूट्राइन फाइब्रॉइड्स विच सर्जरी इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड, तो सबम्यूकोजल और इंट्राम्यूरल यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, इसमें आपने क्या चीज़ करनी है, हिस्टेरेक्टमी विद बायलैटरल, ये तो नहीं करनी, एंडोमेट्रियल एब्लेशन भी नहीं करना, लेप्रोस्कोपिक इंसिजन भी नहीं करनी, तो व्हाट यू विल डू मायोमेक्टमी, जिसको बोथ सबम्यूकोजल और इंट्राम्यूरल यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो, तो उस पेशेंट में आपने क्या करना है, यू हैव टू डू मायोमेक्टमी, ऑप्शन नंबर ए मायोमेक्टमी। सबम्यूकोजल और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं और आपके साथ सिम्टम्स कॉज करते हैं, तो उसको हम ट्रीट करते हैं विद मायोमेक्टमी, जिसकी वजह से यूट्रस भी रिजर्व रहता है। अ पेशेंट हैड मोलर प्रेगनेंसी रिमूव्ड, बीटा HCG लेवल्स फिर भी एलिवेटेड है, तो इसका डायग्नोसिस क्या है, तो ये आपके साथ क्या है, दिस इज़ इन्वेसिव मोल, ऑप्शन बी। परसिस्टेंटली हाई बीटा HCG आफ्टर मोलर इवैक्यूएशन इंडिकेट करता है इन्वेसिव मोल को, जहाँ पे ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू इन्वेट करते हैं मायोमेट्रियम को। ब्यूमेटिनाइड इज़ एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, विच साइड इफ़ेक्ट इज़ मोस्ट लाइकली टू रिक्वायर स्टॉपिंग द ड्रग, तो ब्यूमेटिनाइड के लिए कौन सा साइड इफ़ेक्ट अगर डेवलप करेगा तो हम उसको स्टॉप करेंगे, तो व्हेन इट डेवलप्स ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन।
After automobile accident, splenectomy done. After 2 months, patient presents to emergency with septic shock and fever. कल्चर पे आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कैटलीज नेगेटिव कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट है. दिस इज़ अ केस ऑफ स्ट्रेप निमोनिया. इसमें शिन निमोनिक याद रखना है, SHN. पहले स्ट्रेप निमोनिया, फिर आपने हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फिर आपने नाइजीरिया को पिक करना है अगर आपके साथ स्प्लीनेक्टमी हुई है. तो splenectomy is the key word. A patient with dandruff is prescribed antifungal medication which essential fatty acid deficiency might contribute to this condition. तो ये कौन से फैटी एसिड की डिफिशेंसी की वजह से डैंड्रफ डेवलप होता है? दैट इज़ लेनोलेनिक एसिड. लेनोलेनिक एसिड. अच्छा, पेशेंट हैज़ 4 degree पेरिनियल टीयर ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी. विच स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व? तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा? रेक्टल म्यूकोजा, एनल स्पिंक्टर. 4 degree टीयर में पेरिनियल स्किन, एनल स्पिंक्टर और रेक्टल म्यूकोजा इन्वॉल्व हो जाते हैं. पेशेंट हैज़ हैंड स्वेलिंग एंड ईजी फैटिगेबिलिटी. लेबॉर्ट्री टेस्ट पे आपको ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ नज़र आ रहा है. तो व्हाट इज़ द डायग्नोज? ऑटो इम्यून की बात आ गई, हैंड स्वेलिंग, ईजी फैटिगेबिलिटी की बात आ गई, तो यू विल डायरेक्टली गो विद हैशिमोटोस थायरोडाइटिस क्योंकि ये ऑटो इम्यून है. आपके साथ फैटीग एडेमा और ऑटो इम्यून थायराइड डिसफंक्शन के साथ ये प्रेजेंट करता है. द सी वेव ऑन ECG करस्पॉन्ड्स टू विच कार्डिक इवेंट? तो सी वेव आपको क्या चीज़ दिखाता है? ये आपको क्लोजर ऑफ AV वॉल्व दिखाता है. सी फॉर क्लोजर याद रखो, और इसमें AV वॉल्व आपने याद रखना है. वेव में V आता है तो AV वॉल्व. The C wave is produced by bulging of AV valve into the atria during ventricular contraction. A patient जो है उसको urinary dribbling है when coughing or sneezing. तो ये किस टाइप का incontinence है? जब वो sneeze या cough करता है he has urine dribbling. तो ये आपके साथ urge incontinence होगा या stress incontinence होगा. This is stress incontinence. Leakage of urine with increased intra-abdominal pressure is characteristic of stress incontinence. In enhanced recovery after surgery protocol, ERAS protocol के बारे में बहुत से MCQ आए हैं. All of the following are included except, तो इसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती? दैट इज़ लार्ज सर्जिकल इंसिजन्स. ERAS प्रोटोकॉल में आपको ये कहते हैं कि लार्ज सर्जिकल इंसिजन्स नहीं देने. ये आपके साथ इन्हेंस्ड रिकवरी है और ये इट इज़ एम्फेसाइज्ड ऑन मिनिमल इन्वेसिवनेस. लार्ज इंसिजन इंक्रीज मॉर्बिडिटी, तो इसलिए हमने लार्ज इंसिजन्स नहीं देने ताकि पेशेंट की रिकवरी इन्हेंस्ड हो सके. अ पेशेंट हैज़ MI 3 years ago. what ECG change is expected? तो MI है 3 years ago. इसमें ST एलिवेशन इसमें एबनॉर्मल Q वेव्स आपको नज़र आएंगी क्योंकि ओल्ड MI है. ओल्ड MI आपके साथ पैथोलॉजिकल Q वेव की वजह से होता है. अ पेशेंट इन द ICU इज़ ऑन वेंटिलेटर टू हेल्प साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट. व्हाट शुड बी डन? साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट के लिए हमने क्या करना है? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेंटिलेटर. Limit visits from relative. Do not let patients speak with staff. Avoid all interaction. Sedate patient continuously. तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक लग रहा है. आपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट जिसमें क्लियर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है अबाउट वेंटिलेटर यूज़, तो ये आपने क्लियर कम्युनिकेट करना है. इससे एंजाइटी और स्ट्रेस रिड्यूस होगा. A transductive pleural effusion is most commonly caused by ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन किस वजह से हो सकता है? तो ये TB की वजह से आपके साथ होता है मोस्ट कॉमनली. लेकिन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वो ट्रांसुडेटिव नहीं है, सॉरी, TB में वो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की बात अगर आ जाए तो उसमें आपने TB लिखना है. अगर ये ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन की बात करें तो उसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर लिखना है. A 35-year-old woman with history of heavy menstrual bleeding and dysmenorrhea now presents with worsening menstrual pain for past 2 months. On bimanual pelvic examination, the ovaries are normal but the uterus is uniformly enlarged and tender. Which of the following is the most likely diagnosis? तो इसका diagnosis क्या है? This is a case of adenomyosis. मोलर प्रेगनेंसी में बीटा HCG 3000 माइक्रोमोल पर डेसीलीटर है. तो इसकी मैनेजमेंट आपने किस तरह करनी है? यू हैव टू डू सक्शन एंड एवैक्यूएशन.
28-year-old Rh negative primary gravida woman है. She undergoes laparoscopic removal of ectopic pregnancy at 8 weeks of gestation. What is the recommended dose of anti-D immunoglobulin? तो recommended dose of anti-D immunoglobulin क्या है? That is option number A, 250 international units. ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा भी है कि sensitizing events like ectopic pregnancy, molar pregnancy, therapeutic termination of pregnancy, uterine bleeding, if it is repeated, heavy or associated with abdominal pain, तो 12 weeks पे आपने 250 international units देने हैं. Sensitizing event in 12 to 20 weeks की बात अगर हो जाए तो आपने 250 international units should be given within 72 hours and further anti-D is given based on Kelhoover test. अगर सेंसिटाइजिंग इवेंट 20 वीक से ज़्यादा हो, केलहूवर टेस्ट आपने डायरेक्टली करना है. 500 इंटरनेशनल यूनिट्स आप उसको दोगे विद इन 72 आवर्स ऑफ इवेंट एंड फर्दर एंटी-डी आप उसको देते हो ऑन द बेसिस ऑफ केलहूवर टेस्ट. अच्छा, फिर है 30-year-old woman at 32 weeks presents with painless vaginal bleeding. Her vitals are stable, fetal movement are normal. On abdominal exam, uterus is soft and non-tender. You suspect placenta previa. What is the most appropriate investigation to confirm the diagnosis? तो इसमें सबसे appropriate investigation क्या करनी है? Placenta previa है तो you have to do transvaginal ultrasound. In a community with population of 10 lakh, 1 million, there were 1 lakh females in childbearing age and 1 lakh children were born alive. In the year 2000, a total of 50 women died due to pregnancy and related causes. The maternal mortality ratio, तो इसमें इसका अपना फार्मूला है, वो आप अप्लाई करोगे. It will be 5 divided by 10,000. Option C. ये भी repeated है. 38-year-old woman presents with heavy menstrual bleeding and pelvic pressure. अल्ट्रासाउंड पे आपको फाइब्रॉयड यूट्रस नज़र आ रहा है. 4x4 सेंटीमीटर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड है एंड 5x3 सेंटीमीटर सबसे रोजल फाइब्रॉयड है. तो इसमें मैनेजमेंट आप किस तरह करोगे? इसमें सबसे पहले आपने यूट्राइन आर्टरी इमोबलाइजेशन करनी है, फिर हिस्टेरेक्टमी करनी है. तो A इज़ ग्रेटर देन C. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सेरेब्रल एक्विडक्ट कॉज डायलेशन ऑफ. तो सेरेब्रल एक्विडक्ट आपके साथ किस चीज़ की डायलेशन कॉज करवाता है? लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल की. ऑप्शन नंबर सी, लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल. CSF जो है इट इज़ मेड बाय एपेंडाइमल सेल ऑफ कोरोइड प्लेक्सिस. इट इज़ रीअब्जॉर्ब बाय अरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन. ड्रेन होता है ड्यूरल वीनस साइनसेस में. मेजॉरिटी ऑफ CSF प्रोड्यूस्ड विद इन द 2 लेटरल वेंट्रिकल्स. लेटरल वेंट्रिकल से फोरामन ऑफ मुनर को थ्रू ये जाता है थ्रू द थर्ड वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है थ्रू द सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. और फोर्थ वेंट्रिकल से फिर ये जाता है थ्रू द फोरामन ऑफ लुश्का एंड मेजेंडी. लुश्का से ये लेटरली जाता है और मेजेंडी से ये मीडियली जाता है. वहाँ से इट ड्रेन्स इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस. 16-year-old boy presents with self-mutilation, involuntary movement, speech problem, painful joints, urine shows excessive uric acid. What is the deficiency? Deficient enzyme. तो ये HGPRT लीशनिहान syndrome की बात कर रहे हैं. In approximately 60% of individual, the SA node is supplied by which coronary artery? तो SA node को कौन सप्लाई करता है? राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है. What is the mechanism of action of warfarin? तो warfarin आपके साथ inhibition of vitamin K dependent clotting factor synthesis करवाएगी. warfarin inhibit करता है vitamin K epoxide reductase को और आपके साथ it prevents the regeneration of reduced vitamin K. इसकी वजह से there is decreased synthesis of vitamin K dependent clotting factor 2 और 7, 9, 10 as well as protein C and S leading to anticoagulation. ठीक है, तो this was all about the gynae paper. इसके बाद हम रेडियोलॉजी का पेपर पढ़ेंगे. होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सब्सक्रिप्शन से आपका कुछ भी नहीं जाएगा. आई एम मेकिंग ऑल दीज वीडियोज़ फॉर यू पीपल, so please do subscribe this video in the end. Thank you, thanks for watching. Inshallah, see you in the next video.